थ्रू चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, उसको इग्नोर करो, बट दिस इज द मेन फंडा। पर्पस क्या है इसका? टू स्केल द रीच ऑफ AI एप्लीकेशंस बाय मैनेजिंग डिलीवरी, एक्सेस एंड अडॉप्शन। एक सिंपल यूज़ केस एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो आप परप्लेक्सिटी के फाउंडर हो एंड यू नो कि आपके पास एक सॉलिड AI प्रोडक्ट है जो अच्छे से बना हुआ है, अच्छे से डिप्लॉयड है और वो यूज़र्स के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? आपका नेक्स्ट काम होगा कि किसी भी तरीके से उसको लाखों करोड़ों यूज़र्स तक पहुंचाना है। अब इसके लिए आप क्या क्या करोगे? आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके परप्लेक्सिटी को सेल करोगे। आप परप्लेक्सिटी का एंड्रॉयड ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भेजोगे। आप एप्पल के स्टोर में जा कर के परप्लेक्सिटी को सेल करोगे। आप शायद गूगल क्रोम का एक प्लगइन बना के गूगल गूगल क्रोम स्टोर पे जाके उसको सेल करोगे। और क्या कर सकते हो आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करोगे। मे बी आप एयरटेल को अप्रोच करोगे और बोलोगे कि हम आपके सारे यूज़र्स को फ्री में परप्लेक्सिटी देंगे। तो यू गेट माई आइडिया। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज़ दैट लेयर जहाँ पे AI टेक्निकलिटी से बिजनेस में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ वेयर AI बिकम्स अ बिजनेस बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिजनेस मैन कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, ये काम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में किया जाता है। आप शायद किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे जो AI के ऊपर वीडियोस बनाता है। आप उसको पैसे दोगे और आप बोलोगे कि आप मेरा प्रोडक्ट रिव्यू करो सो दैट आपका यूज़र बेस को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो इस तरह की चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में करते हो। कौन लोग यहाँ पे काम करते हैं? आपके ग्रोथ इंजीनियर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस जॉब प्रोफाइल है। जब भी किसी प्रोडक्ट को स्केल करना होता है दे हायर ग्रोथ इंजीनियर्स। ठीक है, जो बेसिकली ये काइंड ऑफ आपके मार्केटिंग टीम वाले बंदे होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा टेक का नॉलेज होता है। फिर आपकी मार्केटिंग टीम्स तो लग ही जाती हैं इसमें, और उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर्स जो प्रोडक्ट को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं और उन दोनों के बीच का फिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे परप्लेक्सिटी को अफ्रीका में पेनिट्रेट करना है तो यू वुड रिक्वायर टू हायर समवन फ्रॉम अफ्रीका जिसको अफ्रीकन मार्केट का भी आइडिया है, AI का भी आइडिया है, और वो थोड़े बहुत ट्वीक्स करके परप्लेक्सिटी में अफ्रीका के लिए लॉन्च करवा दे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर डन इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये पर्टिकुलर लेयर मैं हटा सकता था इस मैप से, बट मुझे ऐसा लगा कि AI इज़ नॉट ओनली अ टेक्निकल ब्रेक थ्रू, इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। राइट, इससे इकोनॉमीज ड्राइव हो रही हैं, शेयर मार्केट्स पे असर पड़ रहा है, तो आपको AI का बिजनेस एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट बना के रख दिया वहाँ तक आपको रुकना नहीं चाहिए, उससे एक स्टेप आगे जाके उसको लोगों तक कैसे पहुँचाना है, मार्केट कैसे करना है, वो भी सीखना चाहिए। यही सारी चीज़ें कवर होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में। आई रियली होप मैं अपना पॉइंट कन्वे कर पाया। लेट्स टॉक अबाउट द फोकस एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। सबसे पहला फोकस एरिया होता है डिलीवरी चैनल्स। आप ये सोचते हो कि व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच माई प्रोडक्ट कैन रीच अ यूज़र। एंड्रॉयड के थ्रू पहुंच सकता हूँ, एप्पल के थ्रू पहुंच सकता हूँ, गूगल क्रोम के थ्रू पहुंच सकता हूँ। यू ट्राई टू रीच द यूज़र फ्रॉम ऑल द डिलीवरी चैनल्स। ठीक है, तो हर चीज़ के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो और यूज़र को रीच आउट करने की कोशिश करते हो। सेकेंड, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। आप साथ ही साथ ये देखते हो कि किस तरह के इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और आप उन इकोसिस्टम्स में भी पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल स्लैक एज अ सॉफ्टवेयर, उसका खुद का इकोसिस्टम है। आप बहुत तरह के ऐप्स को स्लैक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। या फिर ज़ेपियर खुद में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें बहुत तरह के API इंटीग्रेशंस हैं। तो आप क्या करोगे, आप झट से अपने प्रोडक्ट का, लेट्स से आप परप्लेक्सिटी बिल्ड कर रहे हो तो परप्लेक्सिटी का आप इंटीग्रेशन क्रिएट करोगे विद ज़ेपियर, स्लैक या फिर गूगल ड्राइव। ठीक है, तो अलग अलग इकोसिस्टम्स के थ्रू आप यूज़र्स को रीच करने की कोशिश करते हो। थर्ड, यू ट्राई टू मेक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कैसे परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ ये किया था, पार्टनरशिप किया था कि हर एयरटेल यूज़र को फ्री में 1 साल या जो भी था उतने दिनों तक आपका परप्लेक्सिटी प्रो मॉडल का एक्सेस मिलेगा। तो दैट इज़ वन वे टू रीच आउट अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप क्या कर सकते हो कि आप सीधे गवर्नमेंट को रीच आउट कर सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि कैसे आपका प्रोडक्ट लोगों को बेनिफिट करेगा। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि उनका भी कुछ फ़ायदा है तो हो सकता है कि आप उनके साथ डायरेक्टली पार्टनर कर लो, तो अचानक से आपके पास एक बहुत बड़ा यूज़र बेस क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी आप यहाँ पे करते हो। फोर्थ, यू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड अवेयरनेस। अपने एड्स चलाना, आप TV पे एड्स चलाओ, आप फ़ोन पे ऐड चलाओ, आप
अलग अलग वेबसाइट्स पे अपने ऐड चलाओ। इसके अलावा यू क्रिएट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करोगे, अपना प्रोडक्ट रिव्यू कराओगे। ये सब कुछ आप इस पर्टिकुलर चीज़ में करते हो। साथ ही साथ आप काफ़ी सारा एनालिटिक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हो। सिंस आप अलग अलग चैनल्स के थ्रू रीच कर रहे हो यूज़र को, आप हर चैनल का जो परफॉर्मेंस है कि कैसा वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, वो आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हो। ये सब कुछ इसी पर्टिकुलर लेयर में होता है। एंड लास्टली, कंप्लायंस एंड लोकलाइजेशन। कभी कभी आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री या जोग्राफी में पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया में रीच आउट करना है तो आप हो सकता है कि इंडिया के लोकल लैंग्वेजेस का सपोर्ट प्रोवाइड करो। इससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा यूज़र्स का ग्रोथ देखने को मिले। फिर कंप्लायंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको अपने प्रोडक्ट में हमेशा ये मेक श्योर करना होता है कि आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंट्री या जोग्राफी का जो भी कंप्लायंस रूल्स हैं उसके अराउंड हो और उसको वायलेट ना करो। तो ये सब चीज़ों की ट्रैकिंग भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में करते हो। तो बेसिकली एकदम सिंपल शब्दों में, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे एआई को आप एज अ बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक रीच करना चाहते हो। अब इसके लिए आप साम दाम दंड भेद सब लगाकर जैसे भी हो ग्रो करवाते हो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेयर में आपका आउटपुट होता है मार्केट रीच, यूज़र अडॉप्शन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, पैसों की मैंने ज़्यादा बात नहीं की, बट ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़र्स आएंगे तो फिर आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आई रियली होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई। सो गाइज, हमने इन टोटल अभी तक 7 लेयर्स कवर कर लिए और अब बचा हमारा फाइनल लेयर विच इज़ यूज़र लेयर। अब यूज़र लेयर क्या है? बहुत ही सिंपल है, आप शायद ऑलरेडी समझ पा रहे होगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की हेल्प से हमने यूज़र्स तक अपना एआई प्रोडक्ट पहुंचा दिया था। अब लास्ट लेयर में क्या होता है कि यूज़र उस प्रोडक्ट से इंटरैक्ट करता है और इस लेयर का सिंपली 2 ही काम है। पहला, यूज़र की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना। दूसरा, फीडबैक लेना सो दैट एआई प्रोडक्ट खुद को और इम्प्रूव कर पाए। सो एकदम सिंपल शब्दों में, द यूज़र लेयर इज़ वेयर यूज़र्स इंटरैक्ट विद एआई और पर्पज़ है 2। पहला, यूज़र की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना। चैट जीपीटी मेरी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है, राइट। सेकेंड, गैदर इनसाइट्स एंड फीडबैक सो दैट देर इज़ अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ एआई। ठीक है, मैं फीडबैक दूंगा चैट जीपीटी को तभी वो आगे इंप्रूव करेगा, राइट। तो यही 2 काम मेनली होते हैं यूज़र लेयर में। ठीक है, कौन यहाँ पे काम करता है? यहाँ पे कोई काम नहीं करता, यहाँ पे यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं और यूज़र्स एआई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज़र्स को आप अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। एक है आपके डेली यूज़र्स, जैसे कि मैं, आप, हर कोई जो कैजुअली अपनी लाइफ में एआई को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर लिया या फिर मैं नैनो बनाना को यूज़ कर लिया इमेज एडिटिंग के लिए। तो हम लोग डे टू डे बेसिस पे जो यूज़र्स हैं इनको हम डेली यूज़र्स बुला रहे हैं। सेकंड होते हैं प्रोफेशनल यूज़र्स। प्रोफेशनल यूज़र्स आर दोज यूज़र्स जो इन अ प्रोफेशनल सेटअप एआई को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उनकी कंपनी ने उनको अलाउ किया है या उनको गाइडलाइन दी है कि आप एआई को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल, ऑफिस 365 जो यूज़ करते हैं कंपनीज़ में बैठ करके लोग, दैट कैन बी लेबल्ड एज प्रोफेशनल एआई यूज़र्स। ठीक है, वो उनके प्रोफेशनल लाइफ एज इन प्रोफेशनल जर्नी में हेल्प करता है एआई उनको। एंड थर्ड इज़ डोमेन स्पेसिफिक यूज़र्स, फॉर एग्जांपल कोडर्स। ठीक है, अब कोडर्स कर्सर एआई यूज़ कर रहे हैं टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर है जो एक जीपीटी मॉडल यूज़ कर रहा है एज अ इंटर्न, मतलब साथ में बस उससे राय मशवरा करने के लिए उसने एक एआई मॉडल रख लिया। या फिर लॉयर्स यूज़ कर रहे हैं एआई को टू डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़। ठीक है, तो उनको हम डोमेन स्पेसिफिक यूज़र्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एज सच कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आपके यूज़र्स हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की जा सकती है, एजुकेटर्स। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं एज इन यूट्यूबर्स हो गए या इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो आपको एआई प्रोडक्ट्स यूज़ करना सिखाते हैं, उनको भी हम इसी लेयर में डाल सकते हैं। इनफैक्ट आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जो कोई भी नया एआई प्रोडक्ट जब आता है तो वो उसके ऊपर वीडियो डालते हैं और बताते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो उनको भी आप इस लेयर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यूज़र लेयर क्या होता है और यहाँ पे क्या काम होता है ये क्लियरली समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यूज़र लेयर के फोकस एरियाज़ के बारे में। यूज़र लेयर में जो पहला फोकस एरिया है वो है यूज़र इंटरैक्शन का। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है बिकॉज यहाँ पे काम किया जाता है कि यूज़र कैसे एआई के साथ इंटरैक्ट कर रहा है एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स।
जैसे कि सबसे पहले आपका UI एंड UX बहुत मैटर करता है। हो सकता है आपका यूज़र जो है वो आपके AI के साथ मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस को यूज़ करके इंटरैक्ट करता हो, फ़ोन पे भी करता हो, टैब पे भी करता हो, लैपटॉप पे भी करता हो। तो अलग अलग डिवाइस साइज़ेस के हिसाब से आपका UI UX एडजस्ट करता है कि नहीं। उसके अलावा हो सकता है कि आपका यूज़र मल्टी मॉडल तरीके से आपके AI के साथ इंटरैक्ट करता है, टाइप करके भी करता है, बोल करके भी करता है, वीडियो के थ्रू भी करता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके अलावा आप और किस तरह की सहूलियत दे रहे हो यूज़र को, वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे चैट जीपीटी में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही कोई क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है चैट जीपीटी आपको उससे रिलेटेड एक सजेशन देता है कि क्या मैं आपको नेक्स्ट इस बारे में भी बताऊं। तो ये भी एक तरीके का यूज़र इंटरेक्शन ही है, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो कि ये भी एक तरीके से यूज़र इंटरेक्शन को इन्हांस करने का तरीका ही है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे प्लान करते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर कंपनीज बहुत काम करती हैं। सेकंड इज़ पर्सनलाइजेशन, ठीक है, कि कितना आप एआई के रिस्पॉन्स को पर्सनलाइज कर सकते हो यूज़र के हिसाब से। जैसे चैट जीपीटी जब शुरू में आया था तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज रिस्पॉन्सेज नहीं देता था, बट ओवर टाइम आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि अब चैट जीपीटी को आपके बारे में काफ़ी कुछ पता रहता है। तो मेमोरी का फीचर इस तरीके से यूज़ होता है यहाँ पे कि एआई आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रख पाता है और उसके हिसाब से आपको टेलर्ड रिस्पॉन्सेज दे सकता है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा प्रिवेसी वायलेशन हो सकता है, बट यहाँ पे कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें हटा सकते हो चैट जीपीटी की मेमोरी से या एआई की मेमोरी से, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट लिटरेसी। यूज़र लेयर में प्रॉम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में आप किसी भी जेन एआई सॉफ्टवेयर से अगर आप बात कर रहे हो तो वो प्रॉम्प्ट के थ्रू ही करते हो। तो प्रॉम्प्ट की लिटरेसी के ऊपर बहुत काम चलता है। आप नोटिस करोगे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग प्रॉम्प्ट लिखना आपको सिखाते हैं या प्रॉम्प्ट के पैक्स आपको भेजते हैं। तो इस पूरी चीज़ के ऊपर बहुत काम चल रहा है। और एनीवेज आपको, इफ़ यू आर अ यूज़र जो डे टू डे बेसिस पे एआई यूज़ करता है, यू शुड सीरियसली इन्वेस्ट योर टाइम इन हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट्स, बिकॉज एक छोटा सा चेंज भी प्रॉम्प्ट में आपके रिस्पॉन्स में, जो एआई का रिस्पॉन्स है उसकी क्वालिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉम्प्ट लिटरेसी समथिंग जिसके ऊपर बहुत फोकस होता है यूज़र लेयर में। ट्रस्ट एंड एथिक्स के ऊपर बहुत फोकस होता है, बिकॉज एआई इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होना तो वो बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट करेगा न्यूज़ में और सोशल मीडिया में, और हो सकता है आपका जो एआई ऐप है वो बंद ही हो जाए। तो ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अब ट्रस्ट इम्प्लीमेंट करने के बहुत तरीके हैं। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि चैट जीपीटी आपको ऑप्शन देता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि चैट जीपीटी आपके बारे में क्या क्या याद रखेगा। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो। तो ये ट्रस्ट की बात है, ठीक है। सिमिलरली परप्लेक्सिटी कोई भी आंसर देता है तो नीचे आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है कि वो आंसर कहाँ से जनरेट हुए, साइटेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। तो कंपनीज ट्रस्ट के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, बिकॉज एक बार ट्रस्ट अगर हिला तो फिर लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के चले जाएंगे। सिमिलरली एथिक्स, एथिक्स का मतलब है कंपनी पैसे से ऊपर यूज़र को वैल्यू कर रही है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन एग्जांपल वुड बी कि अगर आप अपने रिस्पॉन्स में किसी तरीके से किसी दूसरे प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोट कर रहे हो तो आप बता दो कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी काम होता है। एंड लास्टली फीडबैक कलेक्शन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ यूज़र लेयर का है कि फीडबैक किसी तरीके से कलेक्ट किया जाए सो दैट एआई सिस्टम और इम्प्रूव हो पाए। तो उसके लिए फीडबैक कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट एवरी प्लेस पीपल ट्राई टू पुट द राइट UI UX सो दैट दे कैन कलेक्ट गुड फीडबैक, ठीक है। कभी कभी चैट जीपीटी में आपने नोटिस किया होगा सडनली से 2 आंसर्स आने लग जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको पहला पसंद है या दूसरा पसंद है। तो दैट इज़ वन वे ऑफ गिविंग फीडबैक। थम्स अप थम्स डाउन बटन होते हैं, आप मेल कर सकते हो चैट जीपीटी को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं और फीडबैक कलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन यूज़र लेयर, ठीक है। लास्टली व्हाट इज़ द आउटपुट फ्रॉम दिस लेयर। इस लेयर से आउटपुट होता है यूज़र का डेटा, उसके प्रेफरेंसेस और उसका बिहेवियरल डेटा। बिहेवियरल डेटा मतलब जो यूज़र खुद से नहीं दे रहा है बट हम उसके एक्शन से इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं कि वो कितना लंबा सेशन में चैट कर रहा है, एक सेशन में कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितने कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या वो आंसर्स मिडवे बंद कर देता है,
इस तरह की चीज़ें हम यूज़र के बारे में कलेक्ट करते हैं यूज़र लेयर में, ठीक है। तो विद दैट आई एम सुपर प्राउड टू से कि हमने सारे के सारे जो लेयर्स हैं हमारे मैप ऑफ जेन एआई में उनको कवर कर लिया। हमने रिसर्च से स्टार्ट किया था और फाउंडेशन, प्लेटफॉर्म, बिल्डर, एप्लीकेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली हम यूज़र लेयर में पहुंच गए। और हमने ये देखा कि कैसे एक आइडिया रिसर्च लेयर से शुरू होके रिफ़ाइन होते 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 यूज़र के हाथ तक पहुंचता है। और ये जर्नी सच में बहुत ब्यूटीफुल है और दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगा कि ये मैं जितना ग्रैनुलर लेवल पे आपको पढ़ा पाऊँगा उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा डायग्राम मैप देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन का पास ऑन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, विच मीन्स कि रिसर्च लेयर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं यूज़र की तरफ, बट ऐसा ट्रू नहीं है। एक्चुअली देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीडबैक साइकिल। यूज़र से भी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाता है टुवर्ड्स द रिसर्च लेयर, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरे इस मैप ऑफ जेन एआई में। इसको मैं फीडबैक कंपोनेंट बुलाता हूँ और नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो इस मैप ऑफ जेन एआई का जो फीडबैक लूप है वो यूज़र से रिसर्च लेयर की तरफ जाता है नीचे से ऊपर। और ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। सो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग एक स्टार्टअप हैं और हमने एक चैटबॉट बनाया है, एक रिसर्च चैटबॉट बनाया है जो रिसर्चर्स की हेल्प करता है रिसर्च पेपर लिखने में। तो हमारा काम है हम रिसर्च करके लाते हैं और उसको एक रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में देते हैं किसी भी रिसर्चर को, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल जो चैटबॉट बनाया है वो GPT-4 मॉडल की हेल्प से बनाया है। बिहाइंड द सीन्स हम ओपन एआई की APIs यूज़ कर रहे हैं और आगे का पूरा चैटबॉट वाला चीज़ हमने खुद से किया है, ठीक है। अब यूज़र लेयर पे यूज़र हमारा चैटबॉट यूज़ कर रहा है। अब कुछ यूज़र्स ने सडनली से क्या नोटिस किया कि जैसे ही हम थोड़ा बड़ा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं चैटबॉट से, तो लास्ट में जो साइटेशन वाले लिंक्स जनरेट होते हैं वो एक्चुअली फेक लिंक्स जनरेट होते हैं। ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप चैट जीपीटी से कुछ रिसोर्सेज मांगते हो तो वो आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करता है, बट जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो 404 एरर आता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंटली आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको हेलुसिनेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो चैटबॉट है रिसर्च चैटबॉट, उसमें ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहे हैं यूज़र्स कि लंबे आंसर्स के बाद जो लिंक्स जनरेट हो रहे हैं वो फॉल्स लिंक्स हैं। सो बेसिकली द चैटबॉट इज़ हेलुसिनेटिंग। तो ऑब्वियसली हमारा जो यूज़र है वो क्या करेगा, हमारा जो रिसर्चर है वो क्या करेगा कि वो एक थंब डाउन वाला जो आइकन है उसको प्रेस करेगा और मे बी एक फीडबैक लिख देगा कि दीज पेपर्स और दीज लिंक्स डोंट एग्जिस्ट। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ एक यूज़र को ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, हमारे बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। तो इस छोटे से एक्शन से एक प्रॉपर ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे यूज़र्स ने थम्स डाउन बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये जो फीडबैक रिस्पॉन्स है ये हमें कहाँ पे रिसीव होगा। आप अगर एनालाइज करो इस पूरे के पूरे मैप को तो आपको ये समझ में आएगा कि यूज़र अगर फीडबैक देता है तो वो सारा का सारा फीडबैक हम कलेक्ट करते हैं ऑपरेशन लेयर में, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी डू ऑल द लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अगला जो हमारा फीडबैक पहुंचा वो पहुंचा ऑपरेशन लेयर में, ठीक है। अब ऑपरेशन लेयर में जो इंजीनियर्स थे वो टेंशन में आ गए कि भाई अचानक से बहुत सारे लोग थम्स डाउन क्यों कर रहे हैं। तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वो लोग जा कर के जो मेट्रिक्स हैं उनको चेक करेंगे। तो उन्होंने देखा कि यार हमारे चैटबॉट का जो लेटेंसी है वो नॉर्मल चल रहा है, टोकन पर सेकंड जो स्पीड है वो भी सही से चल रहा है, CPU यूटिलाइजेशन, GPU यूटिलाइजेशन सब ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये ऑपरेशन लेयर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे चैटबॉट के अंदर की प्रॉब्लम है। तो वो लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक फैक्चुअलिटी प्रॉब्लम बोल के अगले लेयर पे एज इन ऊपर वाले लेयर पे भेज देंगे, विच इज़ एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था, ये AI चैटबॉट डेवलप हुआ था। अब एप्लीकेशन लेयर पे जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, AI इंजीनियर्स, वो इस प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमारा मॉडल हेल्यूसिनेट कर रहा है। तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन डू अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, वो लोग अपना जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसको अपडेट करेंगे। वहाँ पे एक्सप्लिसिटली वो लोग एक लाइन लिखेंगे कि जब तक 100% श्योर नहीं हो किसी लिंक के बारे में
उस लिंक को मत प्रिंट करके दो यूज़र को, ठीक है। इसके अलावा वो नीचे एक डिस्क्लेमर ऐड कर देंगे कि जो भी लिंक्स हम जनरेट कर रहे हैं प्लीज़ उसको वेरीफाई करके ही चेक करना, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अभी भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो देर इज़ अ लिमिटेड इम्प्रूवमेंट। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन लेयर पे जो बंदे बैठे हैं वो सोचने लगेंगे कि यार फिर हम कैसे इसको फिक्स करें। ऐसा हो सकता है कि हमने रैग के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ की थी, हो सकता है उस लाइब्रेरी में फ्लॉ हो। तो वो लोग क्या करेंगे, फीडबैक को रेस करेंगे ऊपर वाले लेयर पे, विच इज़ द बिल्डर लेयर, जहाँ पे वो लाइब्रेरी बनाई गई। अब बिल्डर लेयर में क्या हुआ कि जो बिल्डर टीम है, जैसे लैंगचेन को यूज़ करके बनाया गया था चैटबॉट, तो लैंगचेन की टीम बैठ के सोचेगी कि बहुत सारे लोग जो लैंगचेन यूज़ करते हैं वो लोग फीडबैक दे रहे हैं कि हमारा मॉडल हेलुसिनेट कर रहा है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग रैग का जो पूरा पाइपलाइन है उसको एनालाइज करेंगे कि क्या रिट्रीवर सही से काम कर रहा है। अगर रिट्रीवर सही से काम कर रहा है तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जो आ रहे हैं जिसको हम मॉडल के पास भेज रहे हैं, क्या वो सही से उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो इनको पता चला कि रिट्रीवर तो सही से काम कर रहा है, लेकिन जब आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मॉडल के पास भेज रहे हो तो मॉडल उन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, विच बेसिकली मीन्स कि प्रॉब्लम जो है वो बिल्डर लेयर में ना हो करके एक्चुअली मॉडल की रीजनिंग से रिलेटेड है, कि मॉडल को जब भी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट दिए जा रहे हैं वो कंफ्यूज हो जा रहा है और फिर वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे बिल्डर लेयर वाले बंदे कि वो फीडबैक को ऊपर भेजेंगे, विच इज़ प्लेटफॉर्म लेयर। अब प्लेटफॉर्म लेयर में लोगों को दिखाई देगा कि हमारा ओपन एआई का जो जीपीटी मॉडल्स का एपीआई है बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे डेवलपर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि GPT-4 मॉडल में हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये लोग अपना काम करेंगे, ये लोग अपने मेट्रिक्स वगैरह चेक करेंगे एंड दे वुड रियलाइज़ कि अगेन ये मेट्रिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मॉडल के अंदर के रीजनिंग की प्रॉब्लम है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसको एक प्रॉब्लम की तरह लेबल करके ऊपर भेजेंगे, विच इज़ फाउंडेशन लेयर, जहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ये लोग बताएंगे कि हेलुसिनेशन रेट हाई है GPT-4 मॉडल में एंड यू शुड ऐड अ फैक्चुअल मोड, जहाँ पर आप फैक्ट को बहुत हाई वैल्यू दो, मतलब जब तक बात सही नहीं है तब तक मॉडल प्रिंट ना करे। तो ये फीडबैक पहुंचेगा फाउंडेशन लेयर में। अब फाउंडेशन लेयर वाले क्या करेंगे कि वो लोग स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों मॉडल का रीजनिंग वीक हो जा रहा है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में और क्यों हेलुसिनेट कर रहा है। एंड दे वुड रियलाइज़ कि सच में प्रॉब्लम ये है कि हमने जब मॉडल को ट्रेन किया तो हमने नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन फैक्चुअलिटी पे। तो अब नेक्स्ट तरीका क्या है कि वो लोग एक छोटा सा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। वो लोग एक प्रॉपर डेटा सेट लेके आएंगे जहाँ पे वो बता देंगे कि ये जो तुमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है इसमें फॉल्स लिंक था, ये जो तुमने जनरेट किया ये सही लिंक था। तो बेसिकली आप एक तरीके का अलाइनमेंट कर रहे हो मॉडल का, और बेसिकली आप ट्रुथफुलनेस सिग्नल्स प्रोवाइड करोगे इस फाइन ट्यूनिंग में। और ये करने के बाद एक नया मॉडल बन के आएगा, एक नया वेरिएंट बन के आएगा GPT-4 का। हो सकता है उसको ओपन एआई वाले GPT-4 टर्बो बुलाएं और वो बोले कि ये कम हेलुसिनेशन करेगा। बट हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है, बिकॉज हेलुसिनेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा, फाउंडेशन लेयर वाले अपने लेवल पे चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश की है बट कंप्लीटली तो सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट स्टेप ये है कि फाउंडेशन लेयर वाले ये फीडबैक रिसर्च लेयर पे भेजेंगे कि देखो यार आप लोग थोड़ा और रिसर्च करो कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन ट्रुथ के ऊपर। मतलब फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस है, ट्रुथ के ऊपर कम फोकस है। तो आप आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस करो कि जिसकी वजह से हम फ्लुएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नया रिसर्च डायरेक्शन आएगा, DPO रिट्रीवल ग्राउंडेड आर्किटेक्चर जैसे नई टेक्निक्स फिर रिसर्च लेयर में डेवलप होंगी और फिर वो इंसाइट्स वापस फाउंडेशन लेयर में जाएंगी। अब उन टेक्निक्स, उन नए जो आपके रिसर्च डायरेक्शन है उसके बेसिस पे अब फिर से नए मॉडल्स को ट्रेन किया जाएगा फाउंडेशन लेयर में, और हो सकता है ये मॉडल GPT-5 मॉडल हुआ। अब ये GPT-5 मॉडल फिर नीचे जाएगा, प्लेटफॉर्म लेयर में डिप्लॉय होगा, फिर वहाँ से बिल्डर लेयर के पास पहुँचेगा, तो फिर वो लोग लैंगचेन का अगला वर्जन लेके आएंगे जहाँ पर देयर विल बी लेसर हेलुसिनेशन। फिर उसको लेकर के आप अपने एप्लीकेशन को थोड़ा उसका वर्जन 2 बनाओगे, फिर उसको आप डिप्लॉय करोगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के थ्रू यूज़र्स के पास पहुंचेगा, फिर यूज़र उसको यूज़ करेगा एंड दे वुड रियलाइज़ कि सच में हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो कैन यू सी दिस कि दिस इज़ नॉट अ यूनिडायरेक्शनल थिंग। आप पूरे टाइम रिसर्च से यूज़र के पास जा रहे हो, यूज़र से फीडबैक रिसर्च के पास जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहे हो और आप एक लूप में घूमते जा रहे हो, और यही पिछले 3 सालों से हो रहा है। पिछले 3 सालों से वी आर लिविंग दिस लूप
ठीक है, ये पूरी चीज़ रिसर्च से यूज़र तक आ रही है, हम यूज़र्स उनको यूज़ कर रहे हैं और फीडबैक ऊपर भेजते जा रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस जेन ए आई रोड मैप और सॉरी मैप, दैट दिस एंटायर थिंग इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट्स अ सर्कल। ठीक है, तो आई रियली होप मैं आपको समझा पाया कि फीडबैक लूप काम कैसे करता है। तो गाइज़ काफ़ी कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, और एक बार मैं चाहता हूँ कि हम लोग रुक करके थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू लें कि हम क्या करने निकले थे और हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सो अगर आपको याद होगा तो ये मैप मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और मैंने आपको बोला था कि इस पूरे मैप को हम इस वीडियो में बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि इस मैप में दो पार्ट्स हैं, एक है लेयर्स वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, और एक है डायमेंशंस वाला पार्ट, वर्टिकल डायमेंशंस। तो हमने ये जो लेयर्स वाला पार्ट है ना, ये एकदम ध्यान से अच्छे से कवर कर लिया है। सो जितने भी 8 लेयर्स होते हैं हमारे मैप में, वो हमने सारे के सारे एक एक करके डिस्कस कर लिए। नॉट ओनली दैट, हमने जो फीडबैक लूप है वो भी कवर कर लिया। तो इन अ वे आई कैन से कि ये जो राइट साइड ऑफ द मैप है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, और यही कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी था, यहीं पे सबसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी थी, तो ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे डायमेंशंस की तरफ। हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं, टूल्स है, पीपल है, डेटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम इन चारों को कवर करेंगे। अब डायमेंशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सो डायमेंशंस का फंडा बहुत सिंपल है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि दीज आर इनेबलर्स। इनेबलर्स का मतलब ये कुछ इनेबल करते हैं। और डायमेंशंस की खासियत क्या है कि ये हर लेयर में मौजूद है। जैसे अगर आप बात करो टूल वाले डायमेंशन की, तो टूल वाला डायमेंशन यहाँ पे हर लेयर में आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च लेयर में भी कुछ टूल्स होंगे, फाउंडेशन लेयर में भी कुछ टूल्स होंगे, बिल्डर लेयर में भी कुछ टूल्स होंगे, यूज़र लेयर में भी कुछ टूल्स होंगे। तो डायमेंशंस का फंडा ये है कि दे एग्जिस्ट इन ऑल द लेयर्स। सेम विथ पीपल, पीपल हर लेयर पे एग्जिस्ट करेंगे, रिसर्च में भी, बिल्डर में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। यू गेट द आइडिया, राइट? तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि एक एक करके हम इन डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अगर मान लो टूल्स से स्टार्ट करते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, फाउंडेशन में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, प्लेटफॉर्म में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड सो ऑन। फिर सेम काम हम अगले डायमेंशन के साथ करेंगे। हम देखेंगे कि रिसर्च में कौन लोग काम करते हैं, फाउंडेशन में कौन लोग काम करते हैं, प्लेटफॉर्म में कौन लोग काम करते हैं, एंड सो ऑन। और ऐसा हम चारों डायमेंशन के साथ करेंगे। तो मेरा एक सजेशन है इस पॉइंट पे, आई वुड से टेक अ ब्रेक। अगर आप ये वीडियो पूरा वन गो में देख रहे हो तो दिस इज़ अ गुड इंटरवल पॉइंट। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, और जितना भी हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर आप एक बार मेंटली रिवीजन कर सकते हो। अब गोइंग फॉरवर्ड जो भी हम करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, वो हम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ताकि हमें एक लंबा चौड़ा बड़ा सा ओवरव्यू और नॉलेज मिल जाए अबाउट द जेन ए आई लैंडस्केप। तो गाइज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डायमेंशन के साथ, ठीक है? और हमारा गोल ये रहेगा कि हम समझेंगे कि ये जो सारे 8 लेयर्स हैं हमारे पास, हर लेयर में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो हम लोग सीक्वेंशली मूव करेंगे। सबसे पहले रिसर्च लेयर में हम देखेंगे कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर फाउंडेशन, फिर प्लेटफॉर्म, ऐसे करते करते यूज़र लेयर तक हम जाएंगे, और आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा कि पूरे के पूरे जेन ए आई लैंडस्केप में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, किस लेवल पे, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च लेवल या रिसर्च लेयर, ठीक है? तो रिसर्च लेयर में रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं अराउंड एआई। तो समझते हैं कि उनको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले इनको चाहिए होता है लोकल जीपीयू या फिर टीपीयू सर्वर्स टू परफॉर्म स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? डीप लर्निंग में हो, जेन एआई में हो, और आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हो, तो आपको छोटा मोटा जीपीयू तो चाहिए पड़ता है, ठीक है? या फिर आप गूगल का टीपीयू भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आपको क्लाउड कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ठीक है? तो AWS, अज्योर, GCP, वहाँ पे आपको क्लाउड क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। थर्ड इज़ डेटा स्टोरेज। मान लो आप बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, या फिर आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है, अब मॉडल को कहीं पे स्टोर करना है। ऑब्वियसली डीप लर्निंग मॉडल्स, जेन एआई मॉडल्स बहुत बड़े होते हैं, तो स्टोर कहाँ पे करोगे? तो उसके लिए आपके पास डेटा स्टोरेज चाहिए होता है। गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, S3 बकेट्स हो गए, जहाँ पर आप अपने डेटा और मॉडल को स्टोर करते हो। एंड लास्टली, यू ऑल्सो नीड वर्जन कंट्रोल्ड स्टोरेज। आपने कोड लिखा
तो उस कोड को भी आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए आप गिटहब जैसा सर्विस यूज़ करते हो, ठीक है। तो रिसर्च लेवल पे आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब मूव करते हैं फाउंडेशन लेयर पे। फाउंडेशन लेयर पे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इंफ्रा की आपको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे ही आप जाइंट स्केल मॉडल ट्रेनिंग करते हो। तो यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं जीपीयू या फिर टीपीयू सुपर क्लस्टर्स। लाइक दीज आर सुपर पावरफुल मशीन्स जिनके अंदर बहुत बड़ा जीपीयू होता है, ठीक है। सेकेंड, आपको चाहिए होता है हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स। सो मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन लेयर में जो ट्रेनिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग होती है। आपके पास मल्टीपल सुपर क्लस्टर्स होते हैं और आप उस सारे के सारे सुपर क्लस्टर्स के ऊपर पैरेलली ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो। तो पैरेलल ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए आपको उन कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ऑन अ नेटवर्क। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि इन्फी बैंड हो गया, एनफी लिंक हो गया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत या रिक्वायरमेंट जो होती है वो होता है हाई स्पीड थ्रूपुट। डेटा बहुत तेज़ी से पहुंचना चाहिए सारे मशीन्स के पास, तभी आप सही तरीके से वेट्स वगैरह अपडेट कर पाते हो। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। अगेन सेम रीज़न, आप पैरेलल में ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने डेटा सेट को ब्रेक करके अलग अलग सुपर क्लस्टर्स पे भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी चाहिए। एंड लास्टली यू नीड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स लाइक कुबरनेटीज़ या फिर रे, बिकॉज आपको इतना बड़े स्केल का ट्रेनिंग जो आपको शेड्यूल करना होता है, मैनेज करना होता है, उसके लिए आपको ये सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बात अगर की जाए प्लेटफॉर्म लेयर की, जहाँ पे आप फाउंडेशन मॉडल को ऑनलाइन लेके आते हो, तो वहाँ पे आपको इन्फ्रेंस के लिए क्लस्टर्स चाहिए। मैंने आपको बताया था, आप बेसिकली जीपीयू के नोड्स बनाते हो और वहाँ पे वीएलएलएम जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो इन्फ्रेंस क्लस्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको मॉडल होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। मान लो अगर आप हगिंग फेस पे डालना चाहते हो तो हगिंग फेस का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे, ओलामा का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे, या फिर अगर आप अपनी खुद की कंपनी के मॉडल्स या फाइन ट्यून मॉडल्स बना रहे हो तो उसको भी आपको कहीं पे स्टोर करना होता है, तो उसके लिए आपको मॉडल रजिस्ट्रीज चाहिए होती हैं। उसके बाद आपको लोड बैलेंसर्स एंड सीडीएंस चाहिए होते हैं, बिकॉज पूरे दुनिया भर का ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे हिट करेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको स्केल करना पड़ता है। एंड लास्टली यू नीड सिक्योर नेटवर्किंग, सो वीपीसीज, फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये सब आपको चाहिए होता है क्लाउड नेटवर्क पे। तो ये भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको प्लेटफॉर्म पे रिक्वायर्ड होता है। अगर बात की जाए बिल्डर लेयर की, जहाँ पे लाइब्रेरीज बिल्ड होती हैं, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सर्वर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज आप सपोज़ कोई भी तरह का ऑर्केस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो हो सकता है उसको आप एक एपीआई के थ्रू सर्व कर रहे हो, तो वो एपीआई एक सर्वर पे ही रन करेगा, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सर्वर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फास्ट एपीआई या फिर फ्लास्क का सर्वर हो गया। फिर आपको वेक्टर डेटाबेसेस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पाइनकोन, वीवी8, क्रोमा, फायस, ये सब वेक्टर डेटाबेसेस भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। यू ऑल्सो नीड कंटेनराइज्ड बिल्डर्स। यहाँ पे भी हो सकता है कि आप अपने किसी वर्कफ्लो को होस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डॉकर या कुबरनेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ वी मूव टू एप्लीकेशन लेयर, सॉरी ये स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन लेयर में आपको चाहिए होता है सबसे पहले वर्जन कंट्रोल्ड स्टोरेज। आप कोड लिखते हो अपने एप्लीकेशन का, तो उसको कहीं पे तो होस्ट करोगे, तो गिटहब इज़ द प्लेस। सेकेंड, आपको हो सकता है डेटाबेस या फिर कैश का रिक्वायरमेंट हो, तो इसके लिए आपके पास फायरबेस का ऑप्शन है, रेडिस का ऑप्शन है, पोस्टग्रे का ऑप्शन है, बिकॉज एप्लीकेशन में डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होता है जनरली। यू ऑल्सो नीड CI/CD पाइपलाइंस, बिकॉज आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो यू नीड CI/CD फॉर दैट। डिप्लॉयमेंट में भी इट विल हेल्प। एंड लास्टली यू ऑल्सो नीड यूज़र ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि OAuth, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन लेयर पे। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ऑपरेशन लेयर। So operation layer is where you deploy your software and you run it reliably. तो इसमें भी आपको compute चाहिए, obviously आपको Kubernetes cluster चाहिए हो सकता है in order to deploy your सॉफ्टवेयर। स्टोरेज की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत तरह का स्टोरेज हो सकता है। आप अपने प्रॉम्प्ट्स को वर्जन करके स्टोर कर सकते हो, बहुत सारा लॉग्स आप जनरेट करोगे, कुछ आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं आपके सिस्टम के, जैसे कि रैग चैटबॉट आपने बनाया है, तो फिर आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट कहीं तो होस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए। नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेटफॉर्म लेयर पे चाहिए, तो यहाँ पे आपको API गेटवेज चाहिए, लोड बैलेंसर्स चाहिए, अगेन वो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, VPCs, VPN। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेयर आपका AI सॉफ्टवेयर रीचेज करोड्स ऑफ यूज़र्स। तो इसमें आपको ऐप स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका एप्पल ऐप स्टोर चल रहा है या गूगल प्ले स्टोर चल रहा है या स्लैक मार्केट प्लेस चल रहा है।
फिर आपको बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन सिस्टम चाहिए जैसे कि स्ट्राइप हो गया। फिर आपको एनालिटिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सो दैट आप देख पाओ कि आपके सारे चैनल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड नाउ लास्टली यूज़र लेवल पे आपको चाहिए है एंड यूज़र डिवाइसेस, लोगों का डेस्कटॉप, उनके स्मार्टफोन्स, इवन एज डिवाइसेस। ठीक है, आजकल एज डिवाइसेस पे बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि रास्पबेरी पाई बोल के एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर अब एआई मॉडल्स रन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके टीवी के ऊपर कुछ रन कर रहा हो मॉडल। तो एज डिवाइसेस के ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। यू ऑल्सो नीड नेटवर्क एक्सेस बिकॉज इंटरनेट के बिना बहुत सारे एआई मॉडल्स काम नहीं करते। ऑन डिवाइस एआई, एज एआई अभी भी थोड़ा नेसेंट स्टेजेस में है। यू ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ स्टोरेज बिकॉज आप हो सकता है कि यूज़र के मशीन पे उसका प्रेफरेंस डेटा पर्सनलाइजेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैश मेमोरी चाहिए, कुकीज़ वगैरह स्टोर करना होता है, या फिर कुछ और प्रेफरेंस का डेटा स्टोर करना होता है। तो ये काइंड ऑफ एक क्विक ओवरव्यू दिया कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है हर लेवल पे। बट यहाँ पे बस मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ समथिंग जो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। भले उसका रोल अलग अलग हो, बट इंफ्रा इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ द मैप ऑफ जेन एआई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन। सो हमारा अगला डायमेंशन है डेटा, और अब हम देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स में डेटा की कैसी रिक्वायरमेंट है या किस तरह का डेटा यूज़ होता है उस लेयर में। सो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च लेयर की। अगेन रिसर्च लेयर आपको याद ही है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तीन तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, यू नीड बेंचमार्क डेटा सेट्स बिकॉज रिसर्च जो होता है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट्स पे पहले होता है। तो यहाँ पे आपको बेंचमार्क डेटा सेट्स चाहिए होते हैं, ऐसे डेटा सेट्स जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो एमनेस्ट एग्जाम्पल हो गया, इमेजनेट एग्जाम्पल हो गया, ग्लू हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो दीज आर बेंचमार्क डेटा सेट्स। सेकेंड, कभी कभी आपको टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्क्वाड हो गया फॉर क्वेश्चन आंसरिंग, कोको हो गया फॉर इमेज रिलेटेड टास्क्स। फिर कभी कभी आपको सिंथेटिक डेटा की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो उसके लिए डेटा अवेलेबल ही ना हो, तो आप खुद से डेटा जनरेट करते हो। इसका एक एग्जांपल है कि जब डीप माइंड अल्फ़ा गो को क्रिएट कर रहा था, तो उनको गो गेम का डेटा सेट चाहिए था अपने मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, बट उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेट था नहीं। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक बेसिक मॉडल बनाया और दो मॉडल्स को आपस में ही गो का गेम खिला करके डेटा जनरेट किया, और फिर उसी डेटा पे सिस्टम को और इम्प्रूव किया। तो इस तरह का काम आपको करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ डेटा का रिक्वायरमेंट इन रिसर्च लेयर। अगर हम बात करें फाउंडेशन लेयर की, जहाँ पे मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है डेटा के ऊपर। सो यहाँ पे आपको चाहिए होता है पूरे इंटरनेट के स्केल का डेटा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले, कॉमन क्रॉल हो गया, विकीपीडिया हो गया, गिटहब हो गया, इस स्केल का डेटा आपको चाहिए होता है। कभी कभी आपको मल्टी मॉडल डेटा भी चाहिए होता है, जहाँ पे टेक्स्ट और इमेज साथ में हो या ऑडियो और टेक्स्ट साथ में हो, फॉर मॉडल्स लाइक क्लिप एंड जेमिनाई। फिर आपको कभी कभी अलाइनमेंट लेबल्स चाहिए होते हैं। इस लेयर में आप अलाइनमेंट परफॉर्म करते हो, तो आपको हो सकता है कि टॉक्सिसिटी हटाना है मॉडल से, तो आप टॉक्सिसिटी एनोटेशन का डेटा सेट लेके आते हो। आप लिटरली बताते हो मॉडल को कि ये स्टेटमेंट टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अलाइनमेंट का आपको लेबल्स चाहिए होते हैं। कभी कभी आप फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करते हो स्पेसिफिक डोमेन में, तो उस डोमेन का आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फाउंडेशन लेयर में लगता है। अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म लेयर की, जहाँ पे आप अपने मॉडल को डिप्लॉय कर रहे हो, ऑनलाइन लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको मॉडल आर्टिफैक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है, जो कि खुद में एक काइंड ऑफ डेटा है। मॉडल आर्टिफैक्ट का मतलब आपने जो मॉडल ट्रेन किया, आपको उसको उठा के कहीं पे स्टोर करना होता है सो दैट आप उसको लोड कर पाओ। ठीक है, तो सीरियलाइज्ड मॉडल वेट्स हो गए, आप कौन सा टोकेनाइजर यूज़ कर रहे हो, किस तरह का कॉन्फ़िग यूज़ कर रहे हो, ये सब मॉडल आर्टिफैक्ट्स हैं। आप बहुत तरह के मेट्रिक्स के ऊपर काम करते हो। सो बेंचमार्क स्कोर्स हो गए, लेटेंसी हो गई, कॉस्ट मेट्रिक्स हो गए, इस तरह के डेटा के साथ आप काम करते हो प्लेटफॉर्म लेयर में। थर्ड, आपको बहुत सारा इन्फ्रेंस मेटा डेटा मिलता है, लॉग्स ऑफ क्वेरीज, रिस्पॉन्सेज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज इसके बेसिस पे आप ऑडिट परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेयर में एज सच आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो डेटा सेट नहीं चाहिए होता यहाँ पे, बट यू डील विथ सर्टेन काइंड ऑफ डेटा, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है।
बात करते हैं बिल्डर लेयर की, जहाँ पे आप लाइब्रेरीज बिल्ड करते हो। तो यहाँ पे आपको एंटरप्राइज नॉलेज बेसिस चाहिए होते हैं। जैसे कि आप रैक चैटबॉट बना रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी का जो पूरा डेटा है वो आपको यहाँ पर हैंडल करना पड़ता है। सेकंड, वेक्टर डेटा बेसिस के साथ आप काफ़ी काम करते हो, तो जो भी आप एम्बेडिंग्स जनरेट करते हो वो भी एक तरह का डेटा है यहाँ पे। थर्ड, टूल कॉन्टेक्स्ट डेटा। मान लो आप एजेंट्स बना रहे हो, तो आप अपने एजेंट से बहुत सारे टूल्स कनेक्ट करते हो, तो टूल्स भी डेटा जनरेट करते हैं, तो वो डेटा भी हैंडल करना होता है आपको। फोर्थ, इफ़ यू आर बिल्डिंग मेमोरी स्टोर्स फॉर योर मॉडल और एआई एजेंट, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स को भी आप मान लो रेडिस में स्टोर कर रहे हो, यूज़र के रिलेटेड जो भी मेमोरी है, तो वो भी एक तरह का डेटा है जो आप बिल्डर लेयर में हैंडल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में आप सबसे पहले यूज़र का डेटा स्टोर करते हो, उसके प्रॉम्प्ट्स, उसकी अपलोडेड फाइल्स, जो भी अभी तक इंटरेक्शंस हुए हैं वो सब आपको स्टोर करना होता है। नेक्स्ट, आप डोमेन रिलेटेड डेटा स्टोर करते हो। अगेन रैक चैटबॉट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पे आप हैंडल करते हो। कॉन्टेक्चुअल डेटा बाइंडिंग, अगर आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अराउंड जो भी डेटा है उसको भी आप हैंडल करना पड़ता है। लास्टली, फीडबैक का बहुत सारा डेटा आता है नीचे के लेयर से, तो उसको सही से हैंडल करना और उसके बेसिस पे चेंजेस करना, वो सब कुछ आप एप्लीकेशन लेयर में करते हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू ऑपरेशन लेयर। ऑपरेशन लेयर में टेलीमेट्री का डेटा होता है। बेसिकली कॉन्स्टेंटली आपके पास एक इन्फ्लक्स होता है अलग अलग मेट्रिक्स का, कि मॉडल इन्फ्रेंस कैसा जा रहा है, लेटेंसी कैसा है, टोकन पर सेकंड स्पीड कैसी है, रिसोर्स यूसेज कैसा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। ये काइंड ऑफ एक टेलीमेट्री स्ट्रीम होती है जो आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हो। सेकंड, यूज़र फीडबैक डेटा इस लेवल पे आता है, यहीं से फिर ऊपर एप्लीकेशन लेवल पे जाता है। इवैल्यूएशन रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है, मैंने आपको बताया था हम ड्रिफ्ट डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप इवैल्यूएशन कंडक्ट करते हो, तो उससे रिलेटेड जो डेटा है। बात की जाए अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा डेटा होता है। यूज़र ग्रोथ की सारी मेट्रिक्स, कितना अडॉप्शन रेट है, कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, रिटेंशन कर्व्स कैसे हैं, ये सारा डेटा यहाँ पर मिलता है। चैनल एनालिटिक्स से अराउंड आपको बहुत सारा डेटा मिलता है कि हर चैनल में आपका किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ऐप स्टोर में कितने डाउनलोड्स हैं, पर डे कितने डाउनलोड्स हो रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर में क्या चल रहा है, स्लैक मार्केट प्लेस में कितने इंटीग्रेशंस बढ़े, ये सब कुछ आप यहाँ पर डालते हो। नेक्स्ट, रेवेन्यू का डेटा आपको यहीं पे मिलता है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, आपके बिलिंग मेट्रिक्स कैसे चल रहे हैं। कभी कभी आप ए बी टेस्टिंग करते हो, दो अलग स्ट्रैटेजीज से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो उन दोनों को कंपेयर करने का जो डेटा है वो आपको यहीं पे मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में भी काफ़ी डेटा है जो आपको हैंडल करना होता है। लास्टली, यूज़र लेयर में भी काफ़ी कुछ है। यूज़र के प्रेफरेंसेस, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या इंस्ट्रक्शंस उसने दे रखे हैं, वो सब आप स्टोर करोगे। बिहेवियरल एनालिटिक्स, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है, कितना देर तक यूज़ कर रहा है, इज़ इट सेटिस्फाइड आपके प्रोडक्ट से, इस तरह का डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। फीडबैक एंड रेटिंग का डेटा यहीं से कलेक्ट होता है, ठीक है। थम्स अप, थम्स डाउन, मेल करके भेजा, लिख करके भेजा, वो सब कुछ डेटा यहीं पर होता है। प्रॉम्प्ट हिस्ट्रीज़, उसने अभी तक क्या क्या प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टोर करते हो। तो अगेन, डेटा सेट, डेटा का सिंपल मतलब डेटा सेट नहीं है। जब मैं बोलूँ कि डेटा इज़ अ डायमेंशन इन आर मैप ऑफ जेन एआई, इट डज़ नॉट मीन कि हमें सिर्फ डेटा सेट से मतलब है। इस पूरे के पूरे 8 लेयर वाले डायग्राम में अलग अलग लेयर्स पे आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का डेटा हैंडल करना पड़ता है। डेटा वाला डायमेंशन उस पूरी चीज़ को, उस बड़े पिक्चर को आपको दिखाता है, ठीक है। अगेन, बहुत फास्ट किया, बट कभी फ्यूचर में आई वुड लाइक टू डाइव डीप इन दिस, बिकॉज डेटा के अराउंड ही एआई का पूरा एग्जिस्टेंस है। सो इसको आपको सही से समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन। सो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है टूल्स। अगेन समथिंग जो हर लेयर में ज़रूरी होता है। तो चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर लेयर में किस तरह के टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च लेयर की। तो रिसर्च लेयर में रिसर्च करने के प्रोसेस में रिसर्चर्स कई तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि दे माइट यूज़ जुपिटर और कोलैब टू राइट एक्सपेरिमेंट्स, दे माइट यूज़ पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जिनकी हेल्प से दे कैन बिल्ड एंड ट्रेन डीप लर्निंग मॉडल्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ हगिंग फेस डेटा सेट्स या फिर पेपर्स विद कोड टाइप का प्लेटफॉर्म टू गेट स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट्स। वेट्स एंड बायसेस या एमएल फ्लो को भी यूज़ करते हैं रिसर्चर्स इन ऑर्डर टू डू एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, बिकॉज आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स
कंडक्ट करते हो, कई बार पैरेलल में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो, तो उसका जो आउटपुट है उसको आपको कहीं पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तो यू कैन यूज़ ML फ्लो फॉर दैट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशन लेयर. जाइंट मॉडल्स को ट्रेन करने के प्रोसेस में किस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं. सो अगेन पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, जैक्स टाइप की लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ करते हो टू ट्रेन दीज लार्ज स्केल मॉडल्स. You also use libraries like DeepSpeed या Megatron या PyTorch Lightning for distributed training. You also use tools like Kubernetes और RateTrain because आपको बड़े बड़े GPU clusters को manage करना होता है during the training. And lastly you use tools like DVC या Lake FS बिकॉज इनकी हेल्प से आप डेटा की वर्जनिंग कर सकते हो और डेटा का मैनेजमेंट कर सकते हो. अगेन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स की लिस्ट है. उसके बाद प्लेटफॉर्म लेयर की बात अगर हम करें तो प्लेटफॉर्म लेयर में आपको चाहिए होते हैं VLLM या ऑनेक्स या टेंसर RT जैसे सॉफ्टवेयर्स बिकॉज दे गिव यू ऑप्टिमाइज्ड इन्फ्रेंस ऑन LLMs. मैंने इसके बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले. यू ऑल्सो नीड डॉकर, कुबरनिटीज़ बिकॉज आपको अपने मॉडल को डिप्लॉय करना होता है, तो उसके लिए यू यूज़ सच टूल्स. यू ऑल्सो यूज़ हगिंग फेस हब या ML फ्लो मॉडल रजिस्ट्री बिकॉज आपके पास आपका मॉडल वेट्स होते हैं तो उसको भी आपको हैंडल करना पड़ता है. लास्टली यू हैव टू राइट योर ओन APIs, तो उसके लिए फास्ट API, GPRC और APIs के लिए आपको API गेटवेज चाहिए होते हैं. तो इस तरह के टूल्स आप प्लेटफॉर्म लेयर में यूज़ करते हो. अगर बात की जाए बिल्डर लेयर की जहाँ पे आप लाइब्रेरीज बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले APIs चाहिए जिनकी हेल्प से आप इंटेलिजेंस क्रिएट करते हो. फिर आपको फास्ट API या फ्लास्क जैसा फ्रेमवर्क चाहिए. हो सकता है कभी कभी आप अपने ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक को एक API के फॉर्म में एक्सपोज कर रहे हो. फिर आपको वेक्टर डेटाबेसेस चाहिए ऑब्वियसली, तो पाइनकोन, VV8, क्रोमा एक्सेट्रा टाइप का सॉफ्टवेयर आपको लगेगा. अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पिछले बिल्डर लेयर से जो लाइब्रेरीज आ रही है उनको आप यूज़ करते हो, LangChain, LangGraph, Creo AI एक्सेट्रा. यू ऑल्सो यूज़ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स बिकॉज आपको UI बनाना होता है, तो Next.js हुआ, React हुआ, फ्लास्क एग्जैक्टली इज़ नॉट अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बट APIs बिल्ड करने के लिए, बैक एंड बिल्ड करने के लिए यू कैन यूज़ फ्लास्क एंड फास्ट API. फिर आपको अगेन मॉडल APIs चाहिए होती हैं बिकॉज आपको इंटेलिजेंस चाहिए होगा AI सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने के लिए, तो वो आपको OpenAI से मिलेगा, एंथ्रोपिक से मिलेगा. ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हो तो ओलामा से मिलेगा. फिर आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट के लिए बिकॉज प्रॉम्प्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर लेयर, तो प्रॉम्प्ट लेयर इज़ अ गुड टूल फॉर दैट. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ऑपरेशन लेयर जहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो इन सॉफ्टवेयर्स को. तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे, तो डॉकर, कुबरनिटीज़, गिटहब एक्शंस फॉर CI/CD हमने अगेन डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले. फिर आपको लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए लैंगस्मिथ, लैंगफ्यूज़, अराइज AI जैसे टूल्स चाहिए. फिर आपका अगेन मॉनिटरिंग के लिए प्रोमीथियस, ग्राफाना है सिस्टम मेट्रिक्स के लिए, और गवर्नेंस के लिए आप गार्डरेल्स AI टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आपको ऐप स्टोर का जो डैशबोर्ड होता है या गूगल प्ले का जो कंसोल होता है वो एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है. यू ऑल्सो नीड API गेटवेज एंड CDN बिकॉज आपको अपना API एक्सपोज करना होता है. लास्टली यू नीड स्ट्राइप जैसा टूल फॉर मोनेटाइजेशन एंड बिलिंग. अगर हम बात करें यूज़र लेयर की, तो यूज़र लेयर में आपको सिंपल है, बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है बट आपको वेब एंड मोबाइल क्लाइंट्स चाहिए, ब्राउज़र्स, नेटिव ऐप्स, VS कोड का एक्सटेंशन, स्लैक बॉट्स, ये सब तरह के टूल्स चाहिए. और प्रॉम्प्ट के अराउंड काफ़ी काम होता है, तो प्रॉम्प्ट परफेक्ट, फ्लो GPT टाइप के आपके टूल्स होते हैं जो आपके प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा रिफाइन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लिस्ट बताया है. ऑब्वियसली ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हर लेयर में आपको किस तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो गाइज़ अब हम मूव करते हैं हमारे फाइनल डायमेंशन की तरफ जो कि है पीपल. हर लेयर में कौन लोग काम करते हैं. अब हालांकि ये चीज़ हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी स्लाइड्स को पढ़ते टाइम भी, बट अभी इसको थोड़ा और फॉर्मली डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये स्टडी करके आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरह के जॉब रोल्स मार्केट में हैं और वो किस पर्टिकुलर लेयर पे ऑपरेट करते हैं. थोड़ा आइडिया आपको अपने बारे में भी लग जाएगा कि आपको कौन सा जॉब रोल एक्साइटिंग लगता है, आप क्या करना चाहते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं रिसर्च लेयर से. सबसे पहले समझते हैं रिसर्च लेयर में कौन से लोग काम करते हैं. तो सबसे पहले तो AI रिसर्चर्स ही आ गए जिनका काम है टू इन्वेंट एल्गोरिदम्स, आर्किटेक्चर्स एंड ट्रेनिंग मेथड्स जो हमने डिस्कस किया था. बट इंटरेस्टिंगली इस लेयर पे मैथमेटिशियंस एंड स्टेटिस्टिशियंस भी काम करते हैं.
इनका काम क्या होता है कि कभी कभी एआई रिसर्च बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाता है, और जो कोर एआई रिसर्चर्स हैं उनका एक्सपर्टीज़ नहीं होता है उस लेवल का मैथ्स। तो कभी कभी वो लोग ना रीच आउट करते हैं मैथमेटिशियंस को भी कि वो आकर के थ्योरी को सिंप्लीफाई करें, या उनको हेल्प करें। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जॉब रोल है यहाँ पे। थर्ड, यू ऑल्सो नीड रिसर्च इंजीनियर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब रोल है जो रिसर्च की भी समझ रखता है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीज़ों की भी समझ रखता है। तो इसका काम होता है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। यू नीड समवन हु हैज़ दिस एक्सपर्टीज ऑफ सेटिंग अप क्लाउड अकाउंट, या फिर अज्योर पे जीपीयू क्लस्टर बिठाना किसी को आता हो, और फिर कोड में कन्वर्ट भी कर पाए वो रिसर्च को। तो ये वो बंदा है। लास्टली, बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स भी यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। बहुत सारा हेल्प करते हैं ये लोग छोटा छोटा, जैसे आई एम दिस मेन रिसर्चर, बट मुझे हेल्प चाहिए कि कोई मेरा रिसर्च पेपर लिख दे थोड़ा बहुत रिसर्च करके, तो ये लोग यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। मेरा मशीन सेटअप कर दो यार, मुझे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है कल, तो ये लोग मशीन सेटअप कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग थोड़ा नीचे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फाउंडेशन लेयर, जहाँ पे मॉडल्स ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए होता है अप्लाइड साइंटिस्ट। ये वो बंदे हैं जिनको काफ़ी आइडिया होता है रिसर्च का, एंड दे हैव ग्रेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज। तो ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च इनोवेशन को स्केलेबल आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। उसके बाद यू नीड डेटा इंजीनियर्स, डेटा क्यूरेटर्स, बिकॉज डेटा से रिलेटेड बहुत काम है, उसको क्यूरेट करना, उसको फिल्टर करना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। यू ऑल्सो नीड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंजीनियर्स, जिनको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की समझ हो, बिकॉज इस लेवल की ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट, यू ऑल्सो नीड इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट्स, बिकॉज बहुत सारा काम है यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड, तो कॉस्ट इसमें बहुत भागता है। तो यहाँ पे यू नीड पीपल जिनको आइडिया है कि कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है वाइल हैविंग द सेम लेवल ऑफ इम्पैक्ट। तो ये बात हो गई फाउंडेशन लेयर की। अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म लेयर पे, तो प्लेटफॉर्म लेयर पे आपको सबसे पहले चाहिए होते हैं एमएल ऑप्स या डेवऑप्स इंजीनियर, जो आपका मॉडल सर्विंग, कंटेनराइजेशन, स्केलिंग एक्सेट्रा हैंडल करे। फिर यू नीड बैकएंड इंजीनियर्स, बिकॉज आपको एपीआईज और एसडीकेस बिल्ड करने होते हैं। यू ऑल्सो नीड रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, जो पूरे टाइम मेक श्योर करते हैं कि आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही से रन कर रहा है 24/7। यू ऑल्सो नीड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो एपीआई लेवल पे सेफ्टी या एक्सेस कंट्रोल या रेट लिमिटिंग के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद आता है बिल्डर लेयर, जहाँ लाइब्रेरीज बनती हैं। यहाँ पे यू नीड एआई इंजीनियर्स, बिकॉज इनको ही आइडिया है कि किस तरीके से आप एक एआई मॉडल को लेके उसके अराउंड एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हो। फिर यहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलपर्स आते हैं, बिकॉज मैंने बोला कि इस लेयर का आउटपुट होता है लाइब्रेरीज। तो एट द एंड आपको ऐसे डेवलपर्स चाहिए जिनको फ्रेमवर्क बनाने का एक्सपीरियंस हो, तो वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का आप इंटेलिजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हो, वहाँ पे यू नीड सम काइंड ऑफ प्रॉम्प्टिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो नीड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स। आपने एक लाइब्रेरी रिलीज़ कर भी दी, तो वो आगे कितना यूज़फुल रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आप अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो। अगेन एआई इंजीनियर्स, बिकॉज दे आर द वंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल है इस पूरे के पूरे बिल्डर, एप्लीकेशन और ऑपरेशन वाले स्टैक में। यू ऑल्सो नीड प्रोडक्ट मैनेजर्स, ऐसे लोग जिनको प्रोडक्ट मार्केट फिट पता करने का काम दिया जाता है। दे अंडरस्टैंड द यूज़र, दे अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, और वो उन दोनों के बीच की मैपिंग क्रिएट करते हैं। यू ऑल्सो नीड फ्रंट एंड एंड यूएक्स डिज़ाइनर्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूआई किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। लास्टली, यू ऑल्सो नीड फुल स्टैक डेवलपर्स, बिकॉज बैक एंड डेवलप करना है, तो उसके लिए यू नीड पीपल। लेट्स मूव ऑन टू द ऑपरेशन लेयर, जहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हो और उसके बाद मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे आपको एलएलएम ऑप्स इंजीनियर चाहिए। ये कम्प्लीटली नया जॉब रोल है, जो बहुत सिमिलर है एमएल ऑप्स वाले जॉब रोल से, बस यहाँ पे कंसिडरेशंस जो हैं वो एलएलएम लेवल पे होती हैं। ठीक है, एआई ऑप्स भी आपने सुना होगा, वो भी सिमिलर है। ऑब्जर्वेबिलिटी एक्सपर्ट्स, जो आपका लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी हैंडल करते हैं। ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम्स टू इन्फोर्स आउटपुट गार्ड रेल्स, कॉन्टेंट पॉलिसीज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। थोड़ा टेक्निकल है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है। अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में यू नीड ग्रोथ इंजीनियर्स एंड प्रोडक्ट मार्केटियर्स। बेसिकली वो लोग जो जुगाड़ लगा लगा के आपके प्रोडक्ट को करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। यू ऑल्सो नीड डेवलपर रिलेशन टीम्स। ये एक इंटरेस्टिंग जॉब रोल है। ये बेसिकली वो लोग हैं जो काइंड ऑफ
आपके प्रोडक्ट के अराउंड ट्यूटोरियल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं और डेवलपर्स के साथ दे मेंटेन एन एक्टिव रिलेशनशिप। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब रोल है सेल्स इंजीनियर का। सो हो सकता है आपका जो एआई सॉफ्टवेयर है वो यूज़र्स के लिए ना बनाओ, वो दूसरे बिजनेसेस के लिए बनाओ, B2B सॉफ्टवेयर हो। तो ये वो बंदे हैं जो जा कर के कंपनीज़ के सामने डेमो देते हैं, उनका रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट डेव टीम को ला के देते हैं और उसके हिसाब से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है। लास्टली यू ऑल्सो नीड लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, परप्लेक्सिटी को अफ्रीका में लॉन्च करना है। तो अब अफ्रीका के डेमोग्राफिक के हिसाब से आप थोड़ा समझते हो कि वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं। तो ये लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट आपको ये बताते हैं। दे अडेप्ट एआई प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रीजन्स। फाइनली यूज़र्स लेवल पे कोई जॉब रोल्स नहीं है। यहाँ पे आपके एंड यूज़र्स और कंज्यूमर्स हैं जो एआई सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एंटरप्राइज यूज़र्स या टीम्स होती हैं जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं बट आपका एआई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जो बना के रिलीज़ करते हैं। यू ऑल्सो हैव कम्युनिटी बिल्डर्स। हो सकता है कोई एआई प्रोडक्ट की एक डिस्कॉर्ड सर्वर हो, उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी बिल्डर्स चाहिए होते हैं। लास्टली एजुकेटर्स भी यहाँ पे लाई करते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, नया कोई एआई प्रोडक्ट आता है उसका डेमो दिखाते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हैं, तो वो लोग भी यहीं पे लाई करते हैं। सो ये हो गया आपका कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब रोल्स जो जेन एआई में एग्जिस्ट करता है। इसके बाहर भी चीज़ें होती हैं बट ये मुझे लगता है कि सबसे मेन वाले जॉब रोल्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो हेयर वी आर गाइज। आई डोंट नो कितने घंटे बीत गए, 2 घंटे 3 घंटे, कितना लंबा वीडियो है मुझे अभी नहीं पता, एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा। बट मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये मैप ऑफ जेन एआई मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके समझा के दिखाऊंगा, वो मैंने कर दिया है। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमने क्या अचीव किया इन 2-3 घंटों में। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे आपसे वीडियो की शुरुआत में, एक बार उसको रिविज़िट करते हैं कि क्या उन प्रॉमिसेस को मैंने निभाया या नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली आंसर आपको पता है बट मैं उन प्रॉमिसेस को रिविज़िट करूँगा। मैंने आपको पहला प्रॉमिस ये किया था कि इस एक मैप से आपको पूरा का पूरा जेन एआई क्लियरली दिखने लगेगा, पूरा ओवरव्यू आपको समझ में आने लगेगा। और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि ये ट्रू है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम की हेल्प से आप पूरा का पूरा जेन एआई समझ सकते हो। एवरीथिंग दैट इज़ इनसाइड जेन एआई कैन बी रिप्रेजेंटेड हेयर। आप कोई भी टर्म उठा के ले आओ जेन एआई का, मेरे को ऐसा लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसको इन 8 में से किसी एक लेयर में फिट कर सकते हो। अगर वो इन 8 में से किसी एक लेयर में फिट नहीं होगा तो वो इन 4 डायमेंशंस में तो पक्का फिट हो जाएगा। दैट इज़ माई गारंटी। थर्ड, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस मैप को देखने के बाद आप लिटरेट फील करोगे जेन एआई में। आई रियली होप आप कर रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ कि अब आप के सामने अगर कोई अपना कोर्स लॉन्च करेगा और आपको अपना जेन एआई का करिकुलम दिखाएगा, आप उसको बेटर जज कर पाओगे। आप बता पाओगे कि उसने जेन्युइनली सोच के करिकुलम बनाया है या फिर सिर्फ बज़वर्ड्स उठा के डाल दिए हैं। बिकॉज अगर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो फिर आप समझ जाओगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा तो आप इजीली बता पाओगे कि वो सिर्फ बज़वर्ड्स हैं। एंड लास्टली, आप खुद को यहाँ पे फिट कर सकते हो, आप अपना खुद का मैप, रोड मैप बना सकते हो। मैंने आपको बोला था रोड मैप बनाना इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है सभी को बिकॉज हमारे पास एक मैप नहीं है। नाउ दैट यू हैव दिस मैप, यू कैन मेक योर ओन रोड मैप। अगर आप थोड़ा LLM प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग वाली साइड जाना चाहते हो तो आपको पता है आपको फाउंडेशन लेयर और प्लेटफॉर्म लेयर के ऊपर ऑपरेट करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू टारगेट द एआई इंजीनियरिंग वाला पार्ट तो यू नो कि आपको बिल्डर एप्लीकेशन ऑपरेशन वाले लेयर्स पे ऑपरेट करना है। इफ़ यू आर अ बिजनेस लीडर या फिर स्टार्टअप फाउंडर तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूज़र लेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आई रियली फील विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिसाइड आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो और उसके बेसिस पे आप एक रोड मैप बना सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द प्रोमिसेस जो मैंने आपसे किए थे वीडियो की शुरुआत में। आई कैन जस्ट होप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो प्रोमिसेस मैंने निभाए हैं और इस मैप ने आपको जेन्युइन क्लैरिटी दिया है और आपके दिमाग का कन्फ्यूजन दूर किया है। अब वीडियो को ख़त्म करने के पहले 1-2 और इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पहला, अगर आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि जब आप ये मैप देख लो, समझ लो, उसके बाद आप इस मैप को टेस्ट ज़रूर करना। तो एक बार उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मैप को टेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, 10, 15, 20 बज़वर्ड्स उठा के लाने हैं जेन एआई के। बहुत सारे तो मैंने ही कवर कर लिए इस वीडियो में। इनके अलावा कुछ बज़वर्ड्स आपको उठा के लाने हैं, उनके बारे में पढ़ना है
और फिर उन वर्ड्स को आप इस मैप के ऊपर प्लेस करके देखो और सोच के बताओ कि क्या सच में वो लॉजिकली प्लेस हो पा रहे हैं इस मैप में, एंड इज इट मेकिंग सेंस। वो खुद से खुद आपको समझ में आने लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज़ कि आई कैन डू अ लाइव सेशन नेक्स्ट वीक जहाँ पर मैं कुछ बज़वर्ड्स लेके आऊँगा और हम एक क्विज़ फॉर्मेट में ये पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो मैं आपके स्क्रीन पे एक टर्म को रखूँगा और आप मुझे बताओगे कि वो टर्म कौन से लेयर में एग्जिस्ट करता है। तो वी कैन हैव अ नाइस इंटरेस्टिंग क्विज अराउंड दिस। कमेंट में लिख के बताना अगर आपको ये आइडिया इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो तो चलो मैंने बना ही दिया, इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बट आई फील अभी इसमें और बहुत डेप्थ रिक्वायर्ड है। अगर आप और अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हो तो साइड बाय साइड मैं एक और रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जो इसी वीडियो का थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन है। उसमें मैं हर लेयर को और डिटेल में कवर करूँगा। जैसे आपने फाउंडेशन लेयर में ये सीखा कि आप मॉडल्स को प्री ट्रेन करते हो, अलाइन करते हो, फाइन ट्यून करते हो, बट व्हाट इफ़ मैं हर चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल बताऊँ हर लेयर को। तो आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है? वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एक्सेसिंग सच अ रिसोर्स? अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो फिर मैं थोड़ा और उसको स्पीड अप करके आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा। लास्टली, हाउ एम आई फीलिंग? सो ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा बिकॉज जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने ऑलमोस्ट 35 डेज़ का ब्रेक लिया है इस वीडियो को डालने के पहले। मेरा लास्ट वीडियो वॉज इन सितंबर आई गेस। सो आई एम फीलिंग अ बिट इमोशनल। मैंने वो ब्रेक इसीलिए लिया था बिकॉज मैं थक गया था, सच बताऊँ तो। और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था खुद से बिकॉज मैंने जो प्रोमिसेस आपसे किए थे साल की शुरुआत में मैं उसको नहीं निभा पा रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग अ बिट लॉस्ट। सो ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ये मेरे लिए एक तरह का इमोशनल विक्ट्री है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहा था, मेरे पास कोई मैप नहीं था। लास्ट 35 डेज़ में मैंने वो मैप बिल्ड किया है और मुझे सच में ऐसा फील होता है कि कोई अगर इस वीडियो को पूरा देखेगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब लोग देखेंगे नहीं क्योंकि 2-3 घंटे का वीडियो सबके बस की बात नहीं है, बट मैं बहुत श्योर हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है, तो आई एम वेरी श्योर कि जो सीरियस लर्नर्स हैं उसके लिए दिस वीडियो कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। अभी रात के शायद 2 बज रहे हैं और आई एम रिकॉर्डिंग दिस। आई कैन जस्ट होप कि दिस वीडियो हेल्प्स यू जैसे इसने मेरे को हेल्प किया इस कॉन्सेप्ट ने। आई रियली होप इट हेल्प्स यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ यार इसने आपको हेल्प किया, आप प्लीज़ इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाकी अब आई विल बी रेगुलर। इतना लंबा ब्रेक मैंने कभी लिया नहीं है यूट्यूब से पिछले 5 सालों में, एंड दिस वीडियो इज़ लाइक माई कम बैक। सो अभी वापस पहले जैसा चलेगा सब कुछ। सो अगेन लैंग्राफ प्लेलिस्ट, MCP प्लेलिस्ट, वो सब हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। फीलिंग वेरी वेरी गुड। सो या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।